और आपकी इस जीत के प्रति प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए, जीत ये जो है ख़ास तौर से मैं समझता हूँ कि वित्तविहीन की और तमाम उस शिक्षकों की है जो शिक्षक मतदाता सूची में नाम जिनके शामिल थे। मैं सबसे ज़्यादा श्रेय उन्हीं को देना चाहता हूँ। उन्हीं की वजह से ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई और मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त इस बात के लिए करना चाहता हूँ कि एक अमरोहा में ख़ास तौर से इस चुनाव के अंदर कोई जाति, धर्म, संप्रदाय, जाति, कोई विशेष वर्ग नहीं देखा गया है। उन्होंने केवल डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों को देखा और पिछले 30 साल के राजनीतिक जीवन को देखा मेरे। और जो एजेंडा हम लेकर चले थे, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था कि भाई शिक्षकों के बीच में जाएंगे, शिक्षण संस्थानों के बीच में जाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण सरकार से कराएंगे, इस एजेंडे ने भी बहुत काम किया। तो मैं समझता हूँ एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया कि भाई हम अब, क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है प्रदेश के अंदर, तो निश्चित रूप से डॉक्टर ढिल्लों चुनाव जीत कर जाएंगे तो हमारी समस्याओं का निराकरण होगा। आप चुनाव से पहले भी वित्तविहीन शिक्षकों और विद्यालयों से संबंधित मुद्दों को उठाते रहे हैं और बड़ी जोर शोर से उठाया है। तो अब वो जो मुद्दे हैं उनको हल करने में आपको जो वोट की शक्ति मिली है, आप क्या समझते हैं कि किस तरह वो हल कर पाएंगे? देखिए, इसमें बहुत टाइप के भैया तो सब गड़बड़ कट हो जाएगा, कोई बात नहीं भाई। एक दफा ये वीडियो चल रही है, 2 मिनट बैठ जाओ आराम से और उधर से तो ठीक हो जाएगा। ये सारा गड़बड़ कर दिया उनको, बेचारे सब मेहनत बेकार हो। सवाल से ले लेता हूँ, शुरू से नहीं ले रहा हूँ। कहाँ से शुरू? क्वेश्चन तो आ गया मेरा। चलिए दोबारा। उस वक्त तो लोग नहीं आए थे। चलिए बोलिए। कंटिन्यू करो। चलिए, आप शिक्षकों से संबंधित और वित्तविहीन विद्यालयों से संबंधित, क्योंकि आप शिक्षक एमएलसी बने हैं, अब बड़े जोर शोर से आपने उन मुद्दों को उठाया और शिक्षा मंत्री तक और मुख्यमंत्री तक भी आपने पहुंचाया इन मुद्दों को। तो अब जब आपको वोट की शक्ति मिली है और आप एक एमएलसी बन गए हैं, तो इन मसलों को हल करने में कितना आप अपने आप को समर्थ महसूस कर रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, जिन मुद्दों को लेकर, जिस एजेंडे पे लेकर हम ये चुनाव लड़े हैं, उन एजेंडों की हमारी प्राथमिकता रहेगी, खासतौर से वित्तविहीन के लिए। वित्तविहीन की जो कोरोना संक्रमण में बहुत आर्थिक स्थिति खराब हुई है, वित्तविहीन को आज तक शिक्षक नहीं माना गया, तो सवेरा पहला काम तो हुआ कि वित्तविहीन को हम शिक्षक बनाएंगे, अंशकालिक शब्द हटाएंगे और पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा देकर उसको कोशिश हमारी होगी कि सरकार मानदेय की बात छोड़िए, सरकार वेतन मान दे इनको, चाहे वो 5,000 रुपए दे, चाहे वो 10,000 रुपए दे, लेकिन सरकार के कोषागार से वेतन मान मिले वित्तविहीन अध्यापक को। तो इसकी मूल समस्या का हल तभी है। मानदेय से वित्तविहीन की समस्या का कोई हल होने वाला नहीं। नंबर एक बात, बहुत सारी वित्त पोषित की समस्याएं आज, उनका डीए का मामला है, उनकी पुरानी पेंशन का मामला है, 2 बच्चों के प्रोत्साहन का मामला है, उन समस्याओं को भी सजगता से उठाने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई कि क्योंकि शिक्षक बहुत वैरायटी का है, इसमें सीबीएसई बोर्ड का शिक्षक अलग, उसकी समस्याएं अलग हैं, महाविद्यालय के शिक्षक की समस्याएं अलग हैं, हायर एजुकेशन के शिक्षक की समस्याएं अलग हैं, वित्तविहीन की अलग हैं। तो अलग अलग शिक्षक होने की वजह से समस्याएं भी अलग अलग हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी नीति बनवाने का काम करेंगे, पारदर्शिता रखने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार जो है उसको मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि वो भ्रष्टाचार अब चलने वाला नहीं है, उसको समाप्त कराने का काम हम करेंगे, क्योंकि हमारा प्रतिनिधि कोई जाता नहीं था और सरकार के समक्ष कुछ बात रखी नहीं जाती थी। तो भ्रष्टाचार, अनाप शनाप सारी चीजें चलती थी, तो अब अनाप शनाप सारी चीजें चलना बंद होंगी और बिल्कुल पारदर्शिता काम शिक्षा विभाग में होगा। अच्छे लोग काम करने के लिए इसमें लाए जाएंगे और खास तौर से एक ऐसा कानून बनवाने का भी मैंने प्रस्ताव रखा है जी, जो शिक्षकों की सुरक्षा से जी, जो ऐसा एक कानून भी लाएंगे जो शिक्षकों को सुरक्षा देगा, शिक्षण संस्थाओं को सुरक्षा देगा। आज शिक्षण संस्थाएं और शिक्षक भय के वातावरण में पढ़ाई का काम करता है, 24 घंटे उसी वातावरण में रहता है। इस भय के वातावरण को समाप्त करने के लिए निश्चित रूप से कोई कानून बनवाने का प्रयास करूंगा प्रदेश में जाऊंगा तो। और मैंने इस विषय में आदरणीय कानून मंत्री से वार्ता कर ली है एक बार, और बरेली में जब वो आए थे तो मेरे इस चुनाव के अंदर मैंने मंच से उनको ऐलान करवाया कि एक एजुकेशन एक्ट बने, ताकि ये सारा शिक्षा जो विभाग है, ये सारी शिक्षण संस्थाएं, हमारा प्रबंधक, हमारा प्रधानाचार्य, हमारा शिक्षक भय मुक्त होकर शिक्षा देने का काम करें, अच्छा वातावरण बने शिक्षा के अंदर। आपने एक बात उठाई थी कि जो वित्तविहीन विद्यालय हैं उनको एक पीटीआई
भी उपलब्ध जी, कराए जी सरकार। नहीं, खास तौर से देखो हम पीटीआई उपलब्ध कराना चाहिए सरकार को। हमारे चेतन चौहान जी हमारे उसमें मंत्री थे उस समय, खेल कूद विभाग के, हमने उनसे मांग की थी। और हम ये चाहते हैं, हम एक बाबू जरूर चाहेंगे। बाबू तो बिल्कुल सरकारी होना चाहिए वित्त विहीन के अंदर। सारा काम किसका आता है? सरकार का ही तो काम करते हैं बाबू का। हमारा क्या काम है? पेपर लेना, देना, एग्जाम करवाना, जितना भी काम है वो सारा सरकारी होता है। और सरकार से चाहेंगे कि उसको पूर्ण वेतनमान पे एक वित्त विहीन में बाबू की नियुक्ति कराए। और अब सरकार खेल कूद को बढ़ावा देना चाहती है, तो हम चाहते हैं कि एक इस टाइप का हमारा पीटीआई भी हमारा देवे सरकार, ताकि दोनों चीजों को प्रोत्साहन हो और कम से कम बोझ प्रबंधक पे पड़े इस चीज का। ठीक। जो वित्त विहीन विद्यालय हैं तो उसमें विद्यालयों के लिए भी मेंटेनेंस इस तरह का कुछ उपलब्ध होना चाहिए, वित्तीय सहायता। इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, ये तो बहुत आपने दूर की बात कर रहे हैं, मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। अभी इनको शिक्षकों को कुछ मिल जाए, मेंटेनेंस तो बाद की चीज है। हम पहले मेंटेनेंस की बात करेंगे तो शिक्षक का जो मामला सब धरा रह जाएगा। तो हम धरा रह जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहली बात हो कि वित्त विहीन शिक्षक का में सुधार हो, उसमें नीति बने, उसमें उसका सेवा नियमावली बने उस शिक्षक वित्त विहीन की, उसमें कुछ हो जाए तो ये बड़ी चीज होगी। वेतन काफी समय से मान्यता की एक धारा है 9(4) जो माननीय नेपाल सिंह जी के जमाने में लागू थी। लेकिन उसके बाद अगली जो सत्ता आई तो उस पर रोक लगा दी गई और उसकी वजह से मान्यताएं होने में काफी बाधा पड़ी और परेशानी का सामना करना पड़ता। क्या इस पर भी कुछ कदम उठाएंगे? देखिए, सरकार का है, ये संवैधानिक विषय है जी, संवैधानिक विषय है। हाँ, इसमें सरकार कोई निर्णय लेगी तभी कुछ होता है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जिस समय 9(4) की मान्यता डॉक्टर नेपाल जी ने थी, उस समय शिक्षण संस्थाओं का भारी अभाव था जी। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षण संस्था थे नहीं। एडिड विद्यालयों पे बच्चे जाते थे, किसी में बच्चे 3,000, किसी में 4,000, किसी में 5,000, अध्यापक थे नहीं, शिक्षा का कार्य होता नहीं था। तो उन्होंने एक ये धारा बनाई थी, धारा का एक नियम बनाया था, उसके तहत गांव इंटर कॉलेज खोल दिए गए। और मैं नेपाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन उन्होंने शिक्षा के मामले में बड़ा काम किया। क्योंकि आज देखिए, एक तो गांव शिक्षण संस्थाएं खुल गई, उनमें हमारे कम पैसे से बच्चा शहर आने से बच गया और वो पढ़ाई ठीक कर लेता। दूसरी बात यह है कि कितने बच्चों को, आज कितने लड़कों को हमारे जो एजुकेटेड हैं उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली, तो कितने बच्चे शिक्षा विभाग में लग गए, वो शिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। वो शिक्षण देने के बाद वो ट्यूशन आदि का काम कर रहे हैं, उनकी रोजगारी भी चल रही है सीधी। वो बेरोजगार होने से बच्चों को शिक्षा मिल रही है कम पैसे के अंदर, और एक अच्छा वातावरण बन रहा है। लेकिन उसमें एडिड वाले थे तो उसमें तो आप जानते हो 33 कॉलेज हैं अपने मात्र जनपद में। और अब कितने हैं जानते हो? अब कितने? अब 380 है। अब 380 है, बड़ा एडिड से अतिरिक्त। तो जो 380 विद्यालय उनमें कितने बच्चे पढ़ते होंगे और कितने टीचर वहां नौकरी करते हैं, तो कितने लोगों को जॉब मिला और कितने बच्चों को शिक्षा मिली है। दोनों काम। ठीक। चलिए, अमरोहा ऑनलाइन से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं कि ईश्वर करे आप ऐसे ही सही सलामत सुरक्षित रहें और लोगों की सेवा करते रहें और शिक्षा की सेवा करते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे डॉक्टर हर्ष जो नवनिर्वाचित एमएलसी हैं और इस वक्त इन्होंने शिक्षा से संबंधित और शिक्षकों से संबंधित, विद्यालयों से संबंधित अपने विचारों को रखा, जिन विचारों को, जिन मुद्दों को ये सदन में उठाना चाहते हैं और शिक्षा की और क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं। अमरोहा ऑनलाइन के लिए मैं शाहनवाज अंदाज़ नदीम सिद्दीकी के साथ अमरोहा।